एक होता है केमिकल बॉन्डिंग। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं हम? तो जस्ट लाइक ए अट्रैक्शन, जस्ट लाइक ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम। कोई भी दो एटम लेते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस क्या आते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इससे बेसिस। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा? आ रही है आवाज। बेटा आपका इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या प्रॉब्लम है, चेक करो उसको। बाकी को आ रही है ना सभी को? यस सर। हाँ, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो है वो बेटा जस्ट लाइक ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम है। टू एटम के बीच कोई भी फोर्स अट्रैक्ट आकर के, मतलब दो एटम कहाँ आके रुक जाते हैं, मतलब दो एटम यहाँ आके रुक जाते हैं तो ये एक बॉन्ड हो गया बीच वाला, इसका मतलब ये बॉन्ड हो गया। अगर पास में आके रुक जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक बॉन्ड हो गया। तो जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां पर हम उसको उसका बॉन्ड बोल देते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे होते हैं। एक्चुअल में ऐसा कोई बीच में लाइन नहीं होता, या कोई लाइन बना के दिखाते हैं तो ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, जस्ट ए अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वे में डिवाइड किया है। अगर हम टाइप्स देखें तो वो कहता है कि जैसे आपका मान लो एक ये पीरियोडिक टेबल है। सर इस आवाज इलेक्ट्रो नहीं आ रही है। बेटा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है ये। बाकी सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है, इसका मतलब उसमें चेक करो आपके इंस्ट्रूमेंट में। आप अगर नहीं आता मेरा आवाज तो सबको नहीं आ रहा होता ना, सिर्फ आपको नहीं आ रहा है। तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के अंदर देखो आपके एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जितनी भी मेटल्स हैं, और एक आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब आपकी नॉन मेटल्स हैं। तो अब इसके बेस पर हम क्या है, हम ये बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अट्रैक्ट होता है तो हम उसको बोल देते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। पहले भी हमने किया ये चीज। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होता है तो हम उसको बोल देते हैं, बोलते जाओ क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा तो है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ चला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ चला जाता है, तो इसको हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो डिफरेंट नाम जो हम देते हैं वो हम इस बेस पर देते हैं कि कौन से एलिमेंट आपस में अटैच हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि बॉन्डिंग कोई भी हो उसको सबसे पहली थ्योरी दी गई थी, फर्स्ट थ्योरी जो थी, फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इज ऑक्टेट थ्योरी। इसको बोलते हैं लेविस ऑक्टेव रूल। लेविस ने दिया था ये लेविस ऑक्टेट रूल। आवाज आ रही है ना बेटा मेरी सभी को? आवाज आ यस रहा सर। है? यस सर। हाँ। फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इज ऑक्टेट थ्योरी और लीव्स ऑक्टेट रूल। बट ये जो मोस्टली एप्लीकेबल है, मोस्टली सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, ये मोस्टली एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ, मोस्टली एप्लीकेबल पहली तो ये दे दो, मोस्टली एप्लीकेबल फॉर कार्बन। एक तो कार्बन के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है ये, मोस्टली एप्लीकेबल फॉर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। मोस्ट मतलब सब जगह नहीं, मोस्ट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड सम थर्ड पीरियड एलिमेंट। मतलब सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, कुछ कुछ जगह एप्लीकेबल होगी थर्ड पीरियड एलिमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू जो है कोई भी एटम जो है सेकंड पीरियड का स्पेशली जो एटम है, एटम एक्सेप्ट और डोनेट और शेयर द इलेक्ट्रॉन
until it contain 8 electron in its outermost shell, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ हीलियम। तो हीलियम जैसा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तक वो आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा या शेयर करेगा, जो भी करना चाहता है वो 8 इलेक्ट्रॉन तक करता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है हमारे पास। जैसे मैंने सॉरी तो मैंने ऊपर ही बोल दिया था आपको कि सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके आपके एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन होगा तो हाइड्रोजन होगा, एक तो हाइड्रोजन फॉर्म डुएट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा अपने सेल में आउटर मोस्ट में। हाइड्रोजन फॉर्म डुएट, हाइड्रोजन के केस में डुएट बनता है। कुछ में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, तब भी वो स्टेबल होंगे, वो एक्सेप्शन है इसके। इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होगा, ऑक्टेट एक्सपेंशन। एक्सपेंडेड स्पीसीज कर दो, ऑक्टेट एक्सपेंडेड स्पीसीज इसमें नहीं आएंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 नहीं आएंगे इसमें। और ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 5, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 5 और 7 आफ्टर बॉन्डिंग। आफ्टर बॉन्डिंग में अगर 5 और 7 होंगे तब भी 8 नहीं बनेंगे, तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होंगी, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा कोई, तो उस वो जो सारे जो है इसके एक्सेप्शन आ जाएंगे। मतलब स्पेशली आप ये जो अप्लाई करोगे, जो ऊपर वाली थ्योरी है वो कार्बन के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कार्बन के लिए जो है फुल यूज होती है, बाकी कुछ कुछ जगह पे होती है। कैसे? जैसे सपोज एज एग्जांपल हम बनाना चाहते हैं Na और Cl को मिला के NaCl बनाना चाहते हैं, तो क्या बनेगा बेटा बताओ? NaCl बन के क्या बनाता है? NaCl मिलके, रिप्लाई करो बेटा, डू रिप्लाई। हेलो, आवाज। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ऐसा हुआ क्यों? देखो Na, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 होता है, तो 2 फर्स्ट सेल में 2, फिर 8 और फिर 1, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आगे वैलेंस शेल में इसके? देखो आपके पास 1। और क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो कितना हुआ वापस देखो 2, 8 एंड 7, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब देखो सोडियम अपना आउटर मोस्ट 8 करना चाहेगा, तो बेस्ट वे क्या है इसके लिए 8 करने के लिए? बेस्ट वे है या तो ये यहाँ 7 ऐड करे या 1 रिलीज करे, तो ये क्या करेगा? 1 रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और इसको दे देगा, इसके भी 8 हो जाएंगे देखो। तो अब यहां देखो आपका जो आएगा, तो यहां यू कैन सी इसका Na पॉजिटिव बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी 2 8 हो गया। देखो 8 हो गया आउटर मोस्ट शेल में सोडियम का। क्लोराइड में भी देखो 2 8 और 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इस बॉन्ड के अंदर ये जो बॉन्ड बना है इसमें एक्सचेंजिंग हुई है, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्सचेंजिंग होती है तो आयंस बनते हैं कैटायन एंड एनायन। एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन और एनायन में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कैटायन एंड एनायन विच फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो ये एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं ऑक्टेट थ्योरी से। NaCl 288, इसलिए इसने अपना 8 किया, अपना 8 किया। लेकिन इसी टाइप का एग्जांपल आप दूसरा दे सकते हो, जैसे आप एग्जांपल ले लो क्लोरीन।
एज एग्जांपल ले लो, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन एटम से अटैच होता है, एक क्लोरीन अटैच होके Cl बना देगा देखो। तो इसमें क्या होगा, 2 8 7, 2 8 7, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, इनका बेस्ट वे ये है कि ये अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे ऐसे। आपके पास देखो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ये, और 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना यहाँ शेयर कर लेगा, कहेगा ये शेयरिंग कर दिया मैंने। इधर वाला भी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, कहेगा एक्सचेंज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर सकते हैं। शेयर में ये दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड बन गया शेयरिंग से। तो यहां पर 1 1 इलेक्ट्रॉन जो हुआ, 1 और 1 इधर से शेयरिंग हो गया। तो Cl और Cl में जिससे क्या होगा, दोनों के 8 पूरे हो गए। देखो अब इसके देखो टोटल 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, इस शेल में एक 1 शेयर कर दिया इसका, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो दोनों ने अपनी शेयरिंग कर ली। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंजिंग नहीं हुई, यहां पर क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिटवीन 2 एटम। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम होती है, तो इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड को भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, Cl से। अब ये शेयरिंग जो होती है इक्वल शेयरिंग है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगर इक्वल शेयरिंग नहीं होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है, शेयर पार्ट तो दोनों का होता है, लेकिन डोनेट एक ही एटम करता है, तो वो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं उसको, नॉट unequal sharing. Unequal sharing form कोवलेंट कोऑर्डिनेट, और कई बार सिर्फ कोऑर्डिनेट बोल देते हैं हम, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक नाम और इसका है कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, आप कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हो, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोल सकते हो। और जो आपका ये एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका आयनिक बॉन्ड नाम है। आयनिक का एक नाम और है ऊपर वाले का, इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंसी से बना है, इसलिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं उसको हम। तो इलेक्ट्रोवेलेंट अगर इक्वल शेयरिंग, जैसे क्लोरीन क्लोरीन में हुई है, इक्वल शेयरिंग हुई है। हाइड्रोजन जो इसमें एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन जो आपको बनाता है वो, जैसे एग्जांपल देखो, हमें सपोज ये एग्जांपल दिया गया, दो एग्जांपल शेयर करता हूं। अमोनियम क्लोराइड, इसमें हमें बॉन्डिंग देखनी है सारी। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है बेटा NH4Cl। तो हम इसको क्या है कि एक्चुअल में ये बना किस किस से है, अगर पार्ट देखें हम, तो अमोनिया से बना होगा और HCl से बना होगा। HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनसे बना हुआ। तो अब देखो, आप इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो अमोनियम का हाइड्रोजन एटम हमेशा साइड एटम होगा बेटा। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन रखो, इसको ब्रेक करो आप, NH4Cl, आप ब्रेक करो, पहला बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। NH4 पॉजिटिव, इसको अलग कर दो, और Cl नेगेटिव। इन दोनों आयन के बीच कौन सी बॉन्डिंग आ गई बेटा, NH4Cl में प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच है, तो यहां कौन सी बॉन्डिंग बोलोगे आप, आयनिक बॉन्ड बोलो। अब NH4 पॉजिटिव को देखो, सोल्व करो आप, NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव कैसे बना होगा, नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन का एटम के चारों तरफ H एटम, लेकिन 3 H न्यूट्रल होंगे, एक H पॉजिटिव होगा, तभी तो NH4 पॉजिटिव बना है। तभी तो मैंने बोला था NH3 और एक H पॉजिटिव। अब देखो, हाइड्रोजन को डुएट पूरा करना है, तो इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन से इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसने अपने डुएट पूरा कर लिया। ये वाला हाइड्रोजन भी देखो, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है इन तीनों हाइड्रोजन के पास। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन शेयर करके और अपना डुएट पूरा कर लेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। अब 5 है तो 1 2 3 4 5 इसका है, और इसका अपना ऑक्टेट देखो कंप्लीट है। 5 इसके हो गए और 3 ये हाइड्रोजन इसको मिल गए, तो इसका ऑक्टेट भी अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव के पास 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कहेगा तू मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन
रख ले अपने पास, मतलब शेयर कर लेते हैं अपने दोनों, तेरे एक तो मैं अपने हिस्से का दे देता हूँ, एक तेरे हिस्से का दे देता हूँ, तो ये शेयरिंग इसका डुएट पूरा हो जाएगा। लेकिन इस शेयरिंग को अगर आप ध्यान दोगे तो क्या स्ट्रक्चर बना, देखो एन, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो अपना शेयर किया है, तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन किया, एक इलेक्ट्रॉन किया। बॉन्ड यहां भी बना, लेकिन ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं वो आपको देखो नाइट्रोजन ने शेयर किए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप का बॉन्ड बना देंगे हम कि ये डोनेट करेगा और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को लेना है ये इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल देखोगे जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये NH4 पॉजिटिव आ जाएगा। इधर आपके पास Cl नेगेटिव है। तो अब देखो आपके पास कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ कौन सा अब इस कंपाउंड में बोलो NH4Cl में कौन सा बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड बताते जाओ बेटा, क्या क्या होगा प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड, कौन कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड ओके हो गया। और कौन सा बॉन्ड है बेटा, देखो इक्वल शेयरिंग वाले, कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग वाले 3 बॉन्ड है, देखो ये है, ये है, ये है। तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी ओके। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 है इक्वल शेयरिंग वाले। फिर देखो अनइक्वल शेयरिंग वाला, नाइट्रोजन ने दोनों की शेयरिंग किया, तो इस बॉन्ड को क्या बोलोगे आप, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट या सिंपली कोऑर्डिनेट या डेटिव बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कितने हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, एक। तो इसका मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड जिसमें ऑल टाइप के बॉन्डिंग है, शेयरिंग भी है, अनइक्वल और इक्वल दोनों शेयरिंग है, और गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन और एनायन भी प्रेजेंट है। बट इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेप्शन है फिर भी इस रूल के। एक्सेप्शन में सबसे पहले देखो तो हाइड्रोजन ये डुएट बना रहा है, ऑक्टेट नहीं बना रहा। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, नहीं है, एक तो हाइड्रोजन वाला तो हो ही गया। दूसरे कई एग्जांपल अवेलेबल हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है पर स्टेबल है, जैसे देखो BF3, AlCl3, SnCl2 एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब BF3 में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के कितने होते हैं बताओ बेटा, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये क्वेश्चन के आंसर आपके फटाफट नहीं आएंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगी आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बोरोन के वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 फ्लोरीन एटम अटैच है। अगर फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन भी दे दे तब भी देखो बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। बोरोन के पास 3 अपने थे, 3 शेयर किए, अब भी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये इसमें फिर भी स्टेबल है, 8 नहीं बना रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो गया ऑक्टेट रूल का। तो ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, बहुत सारे मिलेंगे आपको एक्सेप्शन, इसलिए नई थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो SN कार्बन फैमिली का होता है, कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो क्लोरीन 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए टिन ने और 2 इसके पास रह गए, तो टोटल मिलाओगे तब भी आपके पास अभी भी रूल का। दूसरा एक्सेप्शन दे दो, अगर आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए जैसे PCl5 या SF6, PCl5 में बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, PCl5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकेला P होगा तो 5 होता है, और फी 5 क्लोरीन से ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो बॉन्ड बना के देखो, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। SF6 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बनने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 से ज्यादा है देखो। तो इस टाइप के एग्जांपल जो होंगे वो आपके कौन से एग्जांपल होंगे, इसको आप बोलोगे ऑक्टेट एक्सपेंशन। लेकिन ये भी स्टेबल है, ये क्यों है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये मेनली देखो फास्फोरस और सल्फर जो है 3rd पीरियड के हैं, तो 2nd पीरियड के बाहर जाने लगते हो तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आने लग जाती है। इवन 2nd पीरियड में भी बोरोन वगैरह में प्रॉब्लम आने लग जाता है। इवन ऐसे एग्जांपल देखो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे NO डॉट, तो NO डॉट कभी भी ऑक्टेट नहीं बना सकता। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 चाहिए, 2 शेयर कर लिए इससे। अब 2 शेयर करने के बाद भी इसके तो 8 कंप्लीट हो गए, लेकिन नाइट्रोजन के 8 नहीं है। देखो आप, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 1 2 3 4, ये 5, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके तो 8 हो गए।
NO के, लेकिन इसके कहाँ है 8 देखो, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहे हैं। तो NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है उस वो एक्सेप्शन हो गए इसका, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आप इस थ्योरी के बहुत सारे एक्सेप्शंस करते हो। जब ऐसे ClO2 आ जाएगा, उसमें भी डॉट इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे? Cl में ऑक्टेट थ्योरी लगेगी नहीं, देखो इसकी ये स्ट्रक्चर आएगी। तो यहां पर देखो क्लोरीन अपने 2 इधर दे दिए, ये दोनों दे दिए इसने, 2 और 2 4 7 होते हैं, 5 6 7। तो यहां देखो आप इसका टोटल इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा हो गए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, 2 इधर से आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऑक्टेट थ्योरी में और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। तो जब 8 नंबर लाना है तो अनपेड का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे स्पीसीज को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। मतलब ये एक स्टार्टिंग थ्योरी थी, ऑक्टेट थ्योरी एक स्टार्टिंग थ्योरी थी, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेल जो है अप्लाई होती है। उसमें देखो हमेशा होगी अप्लाई, जैसे CH4 बनाओ, C2H6 बनाओ, सब जगह एप्लीकेबल उसका होगा, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन डुएट बनाए। क्लियर? चलूं आगे। यस सर। तो इसके बाद एक और थ्योरी बेटा एडवांस थ्योरी यूज की गई, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट थ्योरी इससे एडवांस वो बोली गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है, ए कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग जो है, चाहे कोवलेंट कोऑर्डिनेट हो चाहे विदाउट कोऑर्डिनेट हो, ए कोवलेंट बॉन्ड इज formed by overlapping of half filled. A covalent bond is formed by overlapping of half filled. A covalent bond is formed by overlapping of half filled atomic orbital, half filled atomic orbitals of 2 atoms. A covalent bond is formed by overlapping of half filled atomic orbital of 2 atoms. कहता है इसके अकॉर्डिंग ये बना गया, in which 2 electron are paired with opposite spin, so that due to attraction energy of system will be decreased and stability will be increased. कहता है कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो उनके हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। कोई भी ओवरलैप हो सकता है, जैसे मान लो एक एस ऑर्बिटल है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं H और H। वो कहता है H और H कैसे बना, H और H कैसे बना, तो कहेगा H के पास 1s1, इसके पास भी 1s1, तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके इस टाइप से ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, जहां अपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा। इसमें उसने एनर्जी जो दिया, एनर्जी डायग्राम, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एनर्जी चेंज कैसे आएगा, देखो ग्राफ में, सपोज हम देखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक बॉन्ड की हाइड्रोजन से, और इधर देखना चाहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सपोज यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम कर लो, ये 0 है, इधर एनर्जी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। ध्यान रखना, जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव होगी तो अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव का मतलब रिलीज होगी नेगेटिव। सपोज 2 ऑक्सीजन एटम पहले बहुत दूर थे, तो आर काफी दूर था, तो तब आप देखोगे अगर बहुत दूर दूर होंगे तो उसकी एनर्जी हमेशा
अब ये एटम बहुत दूर दूर थे, दो एटम को हम पास ला रहे हैं, दो एटम बहुत दूर दूर थे, पास लाएंगे तो पास लाने पर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो एनर्जी धीरे धीरे ऐसे करोगे आप, धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करोगे, धीरे धीरे आते 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 एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पर दो के बीच अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया। अगर इससे ज्यादा क्लोज लाओगे तो एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी। तो जो जहां एनर्जी डिक्रीज शो कर रहा है, स्लाइट डिक्रीज, स्लाइट डिक्रीज ऑफ एनर्जी, दो एटम को पास ला रहे हैं तो एनर्जी स्लाइड डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन गया, यहां पर मिनिमम एनर्जी आ गई, यहां एनर्जी आ गई मिनिमम, जहां पर मिनिमम एनर्जी आएगी इसका मतलब बॉन्ड बन चुका है, उससे ज्यादा और क्लोज नहीं ला सकते आप, यहां मतलब शेयरिंग हो चुकी है। एक बार फिर से समझा दीजिए। दो चीजों के, दो एटम के मॉलिक्यूल में जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो आके जब एक दूसरे के पास आएंगे, मैं ये ले रहा हूं, दो हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम के ये न्यूक्लियस है, हर एक न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दो हाइड्रोजन एटम को जब एक दूसरे के पास आते हैं तो कई सारे जो है फोर्स वर्क करते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा वर्क करेगा, फोर्स? रिपल्शन। रिपल्सन, बिल्कुल ठीक है। आर लिख देता हूं, इधर साइड में लिख देते हैं, आर का मतलब रिपल्सन कह रहा हूं मैं, और ए का मतलब अट्रैक्शन कह रहा हूं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच क्या होगा बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तब एक दूसरे के क्लोज आएंगे दोनों हाइड्रोजन एटम बॉन्ड, रिपल्सन। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, जब बहुत दूर होंगे तो इसका मतलब रिपल्सन है, लेकिन पास जैसे जैसे आने लगेंगे तो उसमें धीरे धीरे अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन होता है तो स्लाइटली डिक्रीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू, इसके थ्रू अट्रैक्शन, धीरे धीरे इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, आते आते मैक्सिमम अट्रैक्शन यहां पहुंच गया। अब मान लो इससे ज्यादा और क्लोज लाओगे तो कौन सा वर्क करने लग जाएगा, फिर इनका, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, तो एक बैलेंस डिस्टेंस तक ही आके दो एटम रुक सकते हैं, लेकिन जैसे ये इंक्रीज आएंगे तो ये आ जाएगा, एकदम से एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो इंक्रीज एनर्जी किसको शो कर रही है, रैपिड इंक्रीज ऑफ एनर्जी। ये क्यों हो रहा है बेटा, रैपिड इंक्रीज पूछेगा तो क्या आंसर दोगे, ड्यू टू न्यूक्लियस। बिल्कुल सही, न्यूक्लियस रिपल्सन, बिल्कुल सही। तो एक बॉन्ड जो बनेगा वो किस पर बनेगा, जहां पर दोनों बैलेंस रहेंगे, और जब बेटा बैलेंस रहेंगे तो बैलेंस का एनर्जी तो ये वाला है, बैलेंस का एनर्जी यहां वाला देखो बैलेंस एनर्जी है, यहां जो आएगा वो एनर्जी मिनिमम होगी सिस्टम की, मिनिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड बन गया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब अगर आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, यहां जो आएगा वो आपकी बॉन्ड लेंथ बन जाएगी, जो डिस्टेंस आएगा उसको आप बॉन्ड लेंथ बोलोगे। तो पता लगा कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है H2 की, वो 436 किलो जूल पर मोल होती है, इतना बॉन्ड, इतनी एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने में, और उनके बीच एक बॉन्ड लेंथ बन जाता है जिसकी बॉन्ड डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 1.10 एंगस्ट्रॉम के आसपास जो है डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये एनर्जी चेंज करना है। अगर ये दोनों देखो, ये तो जीरो हो गया, माइनस होगा तभी तो अट्रैक्शन शो करेगा। अगर दो एटम बहुत दूर दूर हैं तो आप हमेशा एनर्जी ऐसे दिखाओगे, यहाँ ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का ऊपर जाने का मतलब क्या हो रहा है, जीरो से ऊपर बनाया है, देखो मैंने, ये किस चीज को शो कर रहा है, शोज रिपल्सन। तो कहने का मतलब आपके एग्जाम में छपा होगा, आप ऐसे मत बना देना, ग्राफ अगर ऐसे आ जाए तो वी नहीं बनाना, वी नहीं बनाना, वी का मतलब तो रैपिड इंक्रीज और रैपिड डिक्रीज हुआ, ऐसा नहीं होता। जब बॉन्ड बनता है तो धीरे धीरे दो हाइड्रोजन एटम धीरे धीरे तो स्लाइटली डिक्रीज होता है एनर्जी में, और एक बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड का मतलब क्या है, एक अट्रैक्शन होता है, एक डिस्टेंस होता है जहां पर एटम आके रुक जाते हैं, और फिर अगर और ज्यादा क्लोज करोगे आप एनर्जी लगा करके
तो रिपल्सन वापस स्टार्ट हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो है इसकी एनर्जी चेंजेस हैं। ऐसे आपके एनर्जी चेंज होते हैं केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में। और जनरली केमिकल बॉन्ड क्या बोल सकते हो, ये वाला चीज कि एक का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्ड आपका बन जाएगा। इस बॉन्ड को आप बोलोगे कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ये देखो, अब मान लो ये कोई भी हो सकता है ओवरलैप, लेकिन हाफ फील्ड होना चाहिए। जैसे मान लो HF बनाना है मुझे, HF, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा क्या आएगा, 1s1, हाइड्रोजन का 1s1। फ्लोरीन का बताओ क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p5। तो फ्लोरीन का इधर देखो, मैंने ऊपर लिखा था वैलेंस शेल देखना है आपने सिर्फ, तो फ्लोरीन का वैलेंस शेल देखो ये वाला 2s2 2p5। तो वैलेंस शेल का मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 हो गया तो 1 2 3 4 5। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका ये अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसका ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बना लेंगे, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इसका हाफ फील्ड इसका हाफ फील्ड ओवरलैप करके ये बना लेंगे बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? तो वो बॉन्ड लेंथ के ब्रैकेट में क्या लिखा है, राइट वैल्यू लिखा है 1.10 एंगस्ट्रॉम, कितना बॉन्ड लेंथ हो। ठीक है बेटा, आगे चलो। यस सर। आगे चलने से पहले देखो, मैं एक हमें कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्री बॉन्डिंग कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, बॉन्ड बनने से पहले का फिनोमिना है प्री बॉन्डिंग कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और बाद में क्या है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनाता है ये हाइपोथेटिकल प्री बॉन्डिंग कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच गिव सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। नए ऑर्बिटल बनाता है, आइडेंटिकल होते हैं, हाइब्रिड। आइडेंटिकल किस में, शेप में भी एनर्जी में भी, मतलब क्लोन बनाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि सपोज कोई भी अब वो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये प्रोसेस क्या है, तो मैंने डिफाइन किया आपको कि आपको एक तो ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है बॉन्ड बनने से पहले का प्रोसेस है, प्री बॉन्डिंग प्रोसेस, जिसमें किसी सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होते हैं, और जितने यूज होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। नए ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड बोलते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है शेप और एनर्जी में आइडेंटिकल होते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज एट ए स्पेशल एंगल या एट ए पार्टिकुलर एंगल in 3D of central atom। ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये 3D में सेंट्रल एटम के अराउंड पार्टिकुलर एंगल पर अरेंज हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि ये हमेशा एक डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज एट ए पार्टिकुलर एंगल इन 3D ऑफ सेंट्रल एटम। अब एग्जांपल से समझाऊंगा ये सारी बातें। हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज एट ए पार्टिकुलर एंगल इन 3D ऑफ सेंट्रल एटम एंड टू, अब क्या होंगे, एंड टू फॉर्म आगे चल के ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाते हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो आगे चल के ये जो है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और सिग्मा बॉन्ड विच डिसाइड शेप्स ऑफ मोलिक्यूल,
उससे आपके मॉलिक्यूल का शेप पता लगता है, उससे मॉलिक्यूल का शेप पता लगेगा। देखो इसके लिए क्या है कि एक ट्रिक सिखाता हूं पहले मैं आपको क्योंकि आपको कोई स्कूलिंग तो देनी नहीं है, हमें कंपटीशन का क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज सिखाता हूं कि एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा बेटा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, क्या याद रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिर्फ आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे हाफ फील्ड चाहे फुल फील्ड, क्योंकि बॉन्ड बनाने से पहले का प्रोसेस है प्री बॉन्डिंग, तो बॉन्ड से पहले की मिक्सिंग है, सिर्फ ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई से भी एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, चाहे वो फुल फील्ड हो, चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे आपके वैकेंट हो। तो इन हाइब्रिडाइजेशन any type of atomic orbitals as half filled, full filled or vacant can participate। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड लेने हैं, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड से पहले, हाँ बॉन्ड बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हाफ फील्डों की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है, अब देखो बॉन्ड बनाने की जरूरी है कि आपका एक फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग करता है। तो अगर कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय overlapping of one fulfilled orbital and one vacant orbital। जैसे बोरोन है, बोरोन का सपोज एक ऑर्बिटल है वैकेंट, और नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है सपोज एक फुलफिल्ड, तो इनके पास ये ओवरलैपिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड में दोनों क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल, बताओ जरा। कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे ऑर्बिटल की होनी चाहिए, हाफ फील्ड की। हाफ फील्ड होनी चाहिए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए किसकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक वैकेंट वन फील्ड एंड वन वैकेंट, और एक फुल फील्ड की। और ये तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड बनाना। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई टाइप का भी फुल फील्ड, हाफ फील्ड या वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, और इससे सिर्फ आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो जब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो यहां एक हिंट लिख रहा हूं कि आपका जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, चाहे कोवलेंट हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे प्योर कोवलेंट हो, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये टू टाइप के होंगे। एक बोलोगे सिग्मा बॉन्ड, एक बोलोगे पाई बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड बनने वाले भी हैं वो भी सिग्मा और पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा किससे बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ध्यान रखना, आप कोवलेंट सिग्मा बनाना है तो फॉर्म्ड बाई हेड टू हेड ओवरलैप। कौन से ओवरलैप से बनेगा, हेड टू हेड, और दूसरा नाम है एंड टू एंड। एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैप आता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये बनाता कौन कौन है, देखो एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन सी ओवरलैपिंग बनाएगी, एस एस ओवरलैपिंग। तो जब भी एस एस ओवरलैपिंग हो आपकी, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप बन रहा है। एस पी जेड ओवरलैपिंग, एस और पी जेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। एस पी जेड ओवरलैपिंग, पी जेड ओवरलैपिंग, पी जेड और पी जेड ओवरलैप कर रहे हैं तब भी ये हेड टू हेड ओवरलैप में। और ओवरलैपिंग ऑफ एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है किसी भी टाइप का हो तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा, तो पाई बॉन्ड जो बनता है वो फॉर्म बाय साइड टू साइड ओवरलैप।
अगर हम साइड टू साइड ओवरलैप से बनाते हैं कोई बॉन्ड, तो वो आपका साइड टू साइड ओवरलैप जो बनेगा, या इसको हम कोलैटरल ओवरलैप बोलते हैं, कोलैटरल ओवरलैप। तो साइड टू साइड ओवरलैप से कोई बनेगा तो उसको हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। पाई बॉन्ड जो होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप इफेक्टिव होता है, और पाई बॉन्ड वीक होगा। तो ये कोलैटरल बनेगा। ये किस किस से बनेगा? एग्जांपल जैसे पीएक्स पीएक्स, पीवाई पीवाई, कई बार पी पाई डी पाई, ये वाले जो बॉन्ड बनेंगे, एक पी ऑर्बिटल दूसरा डी ऑर्बिटल, ये एग्जांपल आएंगे तो ये जो होंगे हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई, अब देखो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि अभी अपने इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, उससे पहले थोड़ी थ्योरी कर रहे थे। कोई भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो इक्वल शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, या सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल। कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो ओवरलैपिंग से बनते हैं, चाहे कोवलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, ओवरलैपिंग से बनते हैं। कोवलेंट जो है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड को से बनते हैं, और कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है वो आपका एक का वैकेंट दूसरे का फुल फील्ड से बनता है। कोई भी कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। बाकी जितने भी बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि एक्सिस 3 होते हैं तो टोटल 2 एटम के बीच 3 बॉन्ड हो सकते हैं, वो पाई बॉन्ड बनेगा। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। लेकिन सिग्मा किस किस ओवरलैपिंग से बन सकता है ये याद रखना है, एस एस, एस पीजेड, पीजेड पीजेड, और कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है देन सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किससे बनना है? पीएक्स पीएक्स से, पीवाई पीवाई से, और पी पाई डी पाई से। इन तीनों से जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल से पहले हाइब्रिडाइजेशन। सर तेज ऊपर की जगह मेरे को छू लिया, एक मिनट। ये ऊपर वाला, सर इससे ऊपर वाला एक चीज नोट करनी है। इससे ऊपर वाला, ये हाँ जी हो गया। करूं यहीं और नीचे? बस सर। अब देखो बेटा, अब हम करते हैं स्टार्ट काम अपना एप्लीकेशन का। तो ऊपर वाली सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि सारा हम क्या पढ़ रहे थे। सपोज, और मतलब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन का। ट्रिक, हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो एप्लीकेबल है, अभी जो मैं बता रहा हूं, एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल एटम एंड साइड एटम, स्पेशली सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम बिलोंग टू एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। साइड एटम कोई भी हो, लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो एस और पी ब्लॉक का होना चाहिए। मतलब अभी नॉट डी और एफ नहीं लेने, अभी डी और एफ सेंट्रल एटम नहीं लेना, अभी एस और पी लेना है। इसके लिए आप बेटा ये फार्मूला यूज करोगे, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई 2। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे पहले स्पीसीज का। यहां पर क्लियर करते हैं, वी मेक क्लियर व्हाट इज द वी। वी मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कैसे लोगे बेटा, याद होना चाहिए आपको, पीरियोडिक टेबल याद है तो। अब देखो पिछले चैप्टर से रिलेटेड हो गया ना ये चैप्टर, इसलिए तो मैंने सीक्वेंस में ये करवाया आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड देखो, आपको जैसे पीरियोडिक टेबल याद है, इसमें आपको याद है बेरिलियम या लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स है बेटा। लिथियम में हमेशा 1 होगा, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8। तो नियोन के नीचे कोई भी आएगा, जैसे नियोन के नीचे हम कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, तो नियोन के नीचे मैं एक कुछ जीनोन के कंपाउंड बनाऊंगा, तो जीनोन सेंट्रल एटम है, इट मीन आपने 8 लेने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कभी भी सेंट्रल एटम आ जाए तो 7 लेने हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आ जाए, कार्बन और टिन
टिन यूज होगा काफी जगह, कार्बन या टिन आ जाए तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो यहां से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है याद रखोगे कि भाई इस ग्रुप का है तो इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किसका करना है, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर विल टेक ओनली फ्रॉम फॉर सेंट्रल एटम, ओनली फॉर सेंट्रल एटम। सेकंड देखो आया एम। एम का वैसे तो मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम एज हाइड्रोजन और हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एज साइड एटम। सिंपल सी बात, फार्मूले में आप हाइड्रोजन और हेलोजन चेक कर लेना, ये नहीं लेने, नॉट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चेक, ये नहीं लेने आपने, सल्फर ये नहीं लेने, सिर्फ क्या लेने हैं जो वन बॉन्ड बनाते हैं। वन बॉन्ड कौन बनाता है, इसे हाइड्रोजन बनाता है या जनरली हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है। तो आपने सिंपली याद करना है एम, अगर एम जो मैंने लिखा है, एम का मीनिंग लेना है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। सी का मतलब है बेटा कैटाइनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैटाइनिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटाइनिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो माइनस करना है, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, ए मतलब एनायनिक चार्ज प्लस करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनायनिक चार्ज, ये चीज याद कर लो। आप एच निकाल लो, एच निकालोगे तो एक नंबर आएगा बेटा आपके पास, और ये नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड हो जाएगा। नंबर जो होगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा और या 7 आएगा। जब भी नंबर 2 आ जाए इसको सोल्व करने पर तो हाइब्रिडाइजेशन sp। जब भी नंबर 3 आ जाए तो देखो बहुत इजी हो जाएगा काम आपका, sp2। जब भी नंबर 4 आ जाए तो 4 ऑर्बिटल बना देना, एक s और 3p। 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2, 7 आ जाए तो sp3d3। तो आपके पास इस फार्मूले को यूज करके एक नंबर आएगा, उस नंबर से जितने नंबर हो उतने ऑर्बिटल बनाने हैं और वो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिंपली पहले मैं स्टार्ट करता हूं कुछ प्रैक्टिस से, सिंपल प्रैक्टिस से। सपोज मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने पूछा CH4 हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, CH4। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं, फिर शेप निकालेंगे, बॉन्डिंग निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा, CH4। तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम क्या है, बोलते जाओ बेटा। सेंट्रल कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाओ, कितने आएंगे, 4। फिर आगे देखो प्लस मोनोवेलेंट एटम, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम में कंसीडर करोगे 4, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन 4 वाला क्या आ गया देखो, sp3। तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। सपोज मैं लेता हूं अमोनिया NH3, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, निकालो हाइब्रिडाइजेशन। H सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना होगा देखो, 5। हाइड्रोजन ऐड करना है बाई 2, कितना हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन वापस देखो 4 वाला मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp3। कोई भी स्पीसीज है, आप अब कॉम्प्लिकेशन से कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंक्रीज होते जाओ, लेकिन आपका हाइब्रिडाइजेशन बड़ा क्लियर है। जैसे मान लो आपको मैं कह देता हूं कार्बोनेट का करना है, CO3 2 नेगेटिव है, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो क्या होगा, कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन है तो कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन को तो नहीं लेना ना, सिर्फ किसको लेना होता है, साइड एटम कौन से वाले लेने होते हैं, साइड एटम सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन, तो ऑक्सीजन तो लेना नहीं है। नेगेटिव चार्ज को क्या करना होगा, नेग्लेक्ट नहीं, नेग्लेक्ट किसने पढ़ा दिया, मैंने तो बोला ही नहीं। नेगेटिव चार्ज एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस, नेगेटिव चार्ज को प्लस कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दोगे।
ये फार्मूला, ये पॉजिटिव, अगर ये फार्मूला आपने ध्यान से देखा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनायनिक चार्ज पॉजिटिव करना है, कैटायनिक चार्ज माइनस करना। तो देखो अब हो गया सोल्व। तो H4/2 + 2 कितना आया सॉल्यूशन देखो, 4O2 6/2 कितना आया, 3 3। 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा देखो, sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अगर मैंने दे दिया नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन निकालो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नेगेटिव चार्ज है तो 5 ऐड हो जाएगा बाई 2, मतलब 3 वाला, तो वापिस क्या आ गया sp2। CO2 हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4+4 हाँ कुछ प्लस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, ऑक्सीजन को लेना नहीं है, HP। तो कितना आ गया 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया बेटा, sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp। बना लोगे, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, देखता हूं कितनों के आंसर आते हैं। जैसे मैंने दे दिया आपको H3O पॉजिटिव, ना मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं कि XeOF4, एक ये दिया, एक मैंने तुम्हें दे दिया I3 नेगेटिव, एक तुम्हें मैंने दे दिया XeO4, एक दे दिया SF4, ठीक है, एक दे दिया SnCl2। निकालो बेटा इनके हाइब्रिडाइजेशन 1 बाई 1 सबके। XeO4 मैं ये बता देता हूं, इसमें सेंट्रल एटम जिनोन होगा, इसमें एक सेंट्रल एटम होगा आयोडीन, इसको ऐसे करके लिख देना I2 नेगेटिव, तो इजी हो जाएगा, पता लग जाएगा सेंट्रल एटम कौन सा, साइड एटम कौन सा, बाकी में क्लियर पता ही है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा। सर रेडी और ओ में कैसे डिसाइड किया, वो याद बताया था, पॉइंट याद नहीं आ रहा है। तो तो वैसे कौन लेस सी सेंट्रल एटम है? लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम होता है बेटा, जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जेनोन वाले में आएगी SP। जिनोन वाले में आपकी आ रही है sp, जिनोन वाले में क्या आ रही है, SP। जिनोन वाले में sp। ठीक है, चलो बताते जाओ फिर चेक करते हैं, और बताओ। I3 नेगेटिव वाले में जिनोन वाले में किसी और ने निकाला, सर sp3d2 सर 6 आ रही है, 6 जेनॉन वाले में। सर सिक्स जेनॉन मतलब वाले में 6 आ रही है, sp3d2 sp3d2 आ रही है, जिनोन वाले में आ रही है sp3d2। सर इसमें sp3d आ रही है, किस वाले में, I3 माइनस। इसमें sp3d आ रही है, SF4 में SP3। ये आपके तो सारे आंसर गलत आ रहे हैं बेटा, पहला भी गलत था sp वाला भी, ये भी sp3 वाला भी गलत है, आप तो गलत कर रहे हो, कुछ कुछ नहीं, सभी गलत कर रहे हो, फंडामेंटल गलत जा रहे हैं आपके। SF4 का और कोई बताओ बेटा। सर sp3d sp3d,
SnCl2 का बता दो आप जरा, सर तो डिस्कस करते हैं। कितना आ रहा है? सर 4। 4 मत बोलो बेटा, 4 क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन बताओ ना। सर sp2 नहीं, 4 में तो sp2 नहीं बना बेटा, 4 बोला आपने तो, 4 में sp2 कैसे बनेगा? नहीं सर, मैंने 4 नहीं बोला था। अच्छा, sp2 बता रहे हो आप, एक 4 बता रहा है। अब देखो कि आप, कुछ बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही गलत दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसका मतलब वो पूरी तरह से अभी इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास एग्जाम्पल था XeOF4, और फार्मूला मेरे पास है हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, मतलब हाइड्रोजन या हेलोजन साइड एटम लेने हैं, प्लस नेगेटिव कैटायनिक चार्ज करना है, एनायनिक चार्ज ये लेना है। ये एक जस्ट फार्मूला मेरे सामने है। इससे इजी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी नहीं हो सकता कोई। हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। तो सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा? जिनके गलत हुए हैं स्पेशली वो आवाज दो मुझे, वो बोलो मेरे साथ। सेंट्रल एटम क्या होगा? जिनॉन। जिनोन। और जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। 8। अब देखो, मोनो एटॉमिक रखने हैं आपको। मोनो एटॉमिक का मतलब कौन से साइड एटम लेने होते हैं आपने? जिनके गलत हुए हैं वो बोलो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन तो नहीं लेना ना। मोनोवेलेंट एटम में सिर्फ कौन लेने होते हैं? हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन एंड हेलोजन। यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, हेलोजन है, तो हेलोजन यूज कर लो 4। बाकी तो कोई चार्ज है नहीं, ना कैटायनिक चार्ज है ना एनायनिक चार्ज है। 8 + 4/2 तो आ गया 6 वाला, 6 हाइब्रिडाइजेशन वाला, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, sp3 4 हो गए। अभी 6 करना है, 2 d आ गए, sp3d2। तो जिनका आंसर sp3d2 था वो सही था। ऐसे ही देखो बेटा, मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको, I3 नेगेटिव। अब अगर I3 नेगेटिव आ गया, तो I3 नेगेटिव में मुझे ये देखना होगा सेंट्रल एटम कौन सा है, साइड एटम कौन सा है। तीनों एटम एक जैसे हैं I3, तो एक सेंट्रल एटम बना लो। सेंटर में तो एक होगा, 2 साइड एटम हो जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा काम इजी हो जाएगा, जो मैंने बना भी दिया था आपको। अब सेंट्रल एटम ये हो गया, साइड एटम ये हो गए, तो अब लगाओ फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा? जिनका गलत हुआ है वो बोलो। आयोडीन। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? सर 8। आयोडीन का 8 थोड़ी होता है, हेलोजन है बेटा आयोडीन। 7 हेलोजन है, 7 आएगा। अच्छा, अब देखो साइड एटम कितने हैं हमारे पास? साइड एटम 2, क्योंकि एक तो सेंट्रल बन गया तो एक हट गया, टोटल 3 थे आयोडीन, तो 2 सेंट्रल एटम आ गए। तो हाइड्रोजन लेना होता है, नेगेटिव चार्ज को माइनस करना है या पॉजिटिव प्लस करना है? सर प्लस करना है, प्लस हो गया, /2 आ गया। तो सॉल्यूशन कर लो बेटा, कितना आ गया देखो, 7 और 2 9 और 1 10, 5 वाला हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या था, एक s, 3 p, 4 ऑर्बिटल हो गए, एक d, 5वां आ गया, तो sp3d। तो आंसर sp3d ठीक था। नेक्स्ट आ जाओ, देखो SF4। अब जिसका गलत था वो बोलेंगे SF4। सेंट्रल एटम कौन सा है पहले बोलो। और वो जो जिन्होंने गलत आंसर आया था ना बेटा, वो ये भी करेंगे, सोचेंगे कि मेरा गलत क्यों आया था, मैंने क्या मिस किया था। तो सेंट्रल एटम देखो, सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब देखो, जिसको ये बेसिक क्लियर नहीं होगा ना सेंट्रल एटम, हालांकि मैंने बेसिक लिख दिया है, जब ये क्लियर नहीं होगा तो उसका क्वेश्चन वहीं डेड हो जाएगा। तो सल्फर का 6, हेलोजन कितने हैं बेटा? 4 और कुछ तो है ही नहीं, /2। तो हाइब्रिडाइजेशन 5 वाला फिर आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इस केस में? sp3d। इसका मतलब sp3d करेक्ट था, sp3 गलत था। लास्ट एग्जांपल दिया था मैंने SnCl2। SnCl2 में हाइब्रिडाइजेशन देखो, टिन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? टिन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका गलत हुआ है स्पेशली वो 10 5 सर 6। कहाँ पढ़ के आए यार, 11th 12th कौन सी फैमिली का है टिन? टिन बोरान फैमिली। ओहो, सर ऑक्सीजन। वाह जी वाह,
टिन जो है ऑक्सीजन तो फैमिली से कार्बन फैमिली में हो गया। ये जबकि मैंने लिखा है तो यहाँ पर, कार्बन ये सर कौन सी कार्बन फैमिली है? कार्बन 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 फैमिली का। देखो बेटा, देखो बेसिक देखो कितने हिले हुए हैं, तभी तो कंपटीशन में हमारा नंबर मार्क्स नहीं बढ़ता ना। तो कार्बन, आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, कार्बन और टिन एक ही फैमिली के मेंबर है, नहीं तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं आगे। ट्रिक आता है तो क्या है, लेकिन हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता। जैसे टिन का आंसर 2-4 बच्चों ने गलत दिया, कोई कहता है इसको बोरोन फैमिली में, कोई कहता है किस फैमिली में बता रहा है, लेकिन कार्बन जो है वो टिन फैमिली का है। तो कार्बन वाली फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? देखो 6 4 कार्बन फैमिली के, कार्बन में टोटल 6 होते हैं, हमें कौन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं। तो टिन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के इक्वल होंगे, इक्वल टू कार्बन। तो टिन और कार्बन सेम फैमिली के हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा? 4 4 आ जाएंगे। ये 4 आगे, मोनोवेलेंट एटम कितने ऐड करोगे? 4 + 2 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बेटा? देखो 3 सर। 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 सर। sp2 आएगा। ऐसे करना है बेटा, ध्यान दो छोटे छोटे बेसिक्स पर, छोटी छोटी चीजें जो गैप्स होते हैं ना, यही नुकसान देते हैं, इनको फिल करो इनको। अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है H2O का, फिर बनाना है H3O पॉजिटिव, तो दोनों में चेंज निकालना है। आपको बनाना है NH3 का हाइब्रिडाइजेशन, कन्वर्ट करना है NH4 पॉजिटिव में। मतलब यहां ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो और यहां, और देखो क्या चेंज आया। यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो और यहां निकालो, क्या चेंज आया। एक आपने क्या निकालना है? NH3 का और BF3 का, फिर दोनों का 1 और 1 रेशियो ऐड कर देना है, और ये बना देना है BF3 NH3 का। यहां बोरोन का निकालना है, यहां निकालना है, यहां नाइट्रोजन का निकालना है, यहां निकालना है। देखो बेटा करो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन वाला एक। तो sp2 वाटर का sp2 आ रहा है आपका? नन्ना से मैं BF3 का बता रही थी, मुझे लगा नीचे का करना है। राइट राइट नहीं, 1 by 1 चलो सभी में। sp3 वाटर का। वाटर का sp3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है बेटा। H3O पॉजिटिव में निकालो ऑक्सीजन, वैसे ना वाटर में ऑक्सीजन का होगा, सेंट्रल एटम का होता है हाइब्रिडाइजेशन। H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन का निकालो। डी सर। क्या आ रहा है? एक बच्चे की आवाज आई है, ठीक है, और भी बोलो। तो sp3 आ रहा है। H3O का भी sp3 आ रहा है, H3O sp3D पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। sp3D नहीं आएगा बेटा, गलत कर दिया। देखो क्या गलती की है। सर कैटायनिक चार्ज प्लस होगा ना? हाँ बिल्कुल प्लस होगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने यूज करोगे? ये देखो, निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के बेटा? जिसने sp3D बोला था वो देखो, वो आंसर दो मुझे। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लोगे? सर आगे समझ में, वो प्लस कर दिया था गलती से। हाँ, तो इधर भी कितना आएगा बेटा? sp3। तो H2O को H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट करने से हाइब्रिडाइजेशन में नो चेंज। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं है। अब निकालो NH3 और NH4 पॉजिटिव में।
सर इसमें भी सेम आएगा। इसमें भी सेम आ जाएगा। कितना कितना आ रहा है बेटा दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन? सर sp3। बिल्कुल सही है बेटा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ भी नाइट्रोजन का sp3 आएगा, यहाँ भी sp3 आएगा, नो चेंज। अब इसमें देखो BF3 का कितना आया, निकालो BF3 का। NH3 का तो निकाल ही चुके ऊपर वाले में आप sp3, BF3 का और निकालो sp2। sp2। अब इस वाले केस में देखो यहां फार्मूला नहीं लगेगा हमारा। क्यों नहीं लगेगा? यहां सेंट्रल एटम एक से ज्यादा आ रहे हैं, बोरोन और नाइट्रोजन, तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया करो। देखो इसके चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, मतलब चारों तरफ कितने बॉन्ड है, कितनी साइड में बॉन्ड है इसके बोरोन के? 3 साइड। 4 साइड है बॉन्ड बेटा। 3 क्यों है? 3 साइड ये, एक साइड ये, 4 साइड से बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट। हाँ एक कोऑर्डिनेट है, बॉन्ड तो है ना। तो बॉन्ड 4 साइड से हैं तो sp3, जिसके भी 4 साइड से बॉन्ड होंगे वो sp3 होगा। नाइट्रोजन के भी 4 साइड से बॉन्ड है तो sp3, जिसका 3 साइड होगी तो sp2। क्लियर? BF3 एंड बोलो। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट हो जाएगा? हाँ सिग्मा दोनों होते हैं ना, कोवलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, सिग्मा ही होता है। अभी ऊपर किया था ना हमने, सिग्मा कोऑर्डिनेट भी सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ओके सर। तो अब देखो, अब मैं करता हूं बॉन्डिंग। इसमें मैं पहले लिखता हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कर दो, इस एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? तो आप ओवरलैपिंग को 2 टाइप में डिवाइड कर लो। एक बेटा कर लो प्योर ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक कर लो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में जितना परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज होगा, उतनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे मैं कहूं जितने s ऑर्बिटल ज्यादा दिखेंगे उतनी स्ट्रेंथ कम आएगी। जैसे मैं कहूं कि SS ओवरलैपिंग, एक SP ओवरलैपिंग और एक PP ओवरलैपिंग, तो बताओ बेटा स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी? SS ओवरलैपिंग। pp और 12 नहीं। SS। यस यस। प्योर एटॉमिक SS में कैसे होगी? मैंने जब लिख दिया यहां पर परसेंटेज S कैरेक्टर, मैंने क्या बोला है? जिसमें कम होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आप तो मुझे उल्टा बता रहे हो। SS है तो इसमें S परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ गया? सारा का सारा S ही है तो 100% हो गया है तो SS। S और P में, एक S और एक P है तो S परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ गया SP में? 50%। 50%। तो P और P में कितना है देखो S परसेंटेज कैरेक्टर? 0। तो जो मैं कह रहा हूं आप उल्टा कर रहे हो। देखो माइंड हमेशा ऐसा गलत साइड कितनी जल्दी जाता है। सामने चीज पड़ी होती है तब भी हमारा माइंड, ये होता है हमारा माइंड और नॉलेज और आईज, उन सब का कनेक्शन होना चाहिए सही तरीके से देखने के लिए। मैंने बोला जिसमें परसेंटेज S कैरेक्टर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है कम होगा उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब जिसमें S जितने कम होंगे उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर आएगी। S ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होता है। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट बॉन्डिंग कौन किसकी होगी बेटा? इसमें जो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है वो इधर बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो SS वाले से, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड से S और P वाली ओवरलैपिंग अगर हुई तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा P और P वाली हो जाएगी। अगर आपका पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए तो बिल्कुल उल्टा कर देना बेटा। इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। मतलब डिपेंड करेगा हाइब्रिड है या नहीं। एक्चुअली परसेंटेज S यहां पर नहीं देखा जाता है, यहां पर देखा जाता है साइज ऑफ ऑर्बिटल।
जितना ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो जैसे देखो हाइब्रिडाइजेशन दे लिया आपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लिए, एक ले लिया sp2 या sp3 ले लिया, और एक ले लिया sp2 और एक ले लिया आपने sp एक बेटा आपने लिया sp अब देखते जाओ साइज सबसे बड़े किसके हैं बेटा, ये देखो sp3 का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा किसका साइज होगा, sp2 का, उससे छोटा साइज किसका होगा, sp का। इसमें दोनों ही छोटे साइज के। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये हाइब्रिड है, ये प्योर है, इधर जो लेफ्ट में थे प्योर थे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल परसेंटेज भी देख सकते हो। sp3 में बताओ, sp3 में कितना परसेंटेज होगा इसका, सर 25। 25, इधर भी 25, इधर भी। और इसमें देखो, इसमें sp3 है, ये तो 25 होगा, sp2 में कितना होगा इस कैरेक्टर, 25 33%। 33%। अब इधर आ जाओ, इसमें sp2 है, ये s 33%, और sp में कितना होगा, 50%। इसमें देखो दोनों जगह sp है, तो 50% इधर और 50 इधर। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में आ रहा है, देखो बेटा SP में। sp में। और साइज सबसे छोटा किसका है, SP। sp। तो यही तो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा, साइज ऑर्बिटल छोटा होगा, उसमें ओवरलैपिंग एक्सटेंट इंक्रीज होगा। ओवरलैपिंग एक्सटेंट इंक्रीज होगा, तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट इंक्रीज होगा, तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ भी बॉन्ड की जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो दोनों में उल्टा देखना है। अगर आप प्योर ऑर्बिटल बॉन्डिंग देख रहे हो, तो प्योर में देखना है s परसेंटेज, जिसमें ज्यादा हो या कम हो, प्योर ऑर्बिटल में बेटा सर S कैरेक्टर ज्यादा हो। तो क्या हो जाएगा प्योर में, सर स्ट्रेंथ सर सर प्योर में अगर गिरेगी, एस सर कैरेक्टर स्ट्रेंथ कम कम होगा होगी। तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उल्टा बोल मतलब दिया सर। हाँ, हमें तो ये पढ़ना है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा देखनी है हमें, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो उसमें एस क्या होना चाहिए ज्यादा स्ट्रेंथ होने के लिए, कम होना सर चाहिए। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। देखो आप, अब आप 11th 12th बहुत बॉन्डिंग पढ़ के आए सारा, लेकिन इन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं गया होगा। भाई ऐसे ध्यान देना होता है कि स्ट्रेंथ अगर देखनी है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के विदाउट देख रहे हैं या हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। अब इससे आप किसी के भी सारे बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज मुझे एग्जांपल बनाना है बेटा, CH4 मॉलिक्यूल, पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं अब। CH4 मॉलिक्यूल है, पूरी बॉन्डिंग करते हैं। CH4 मॉलिक्यूल का सबसे पहले जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा, अभी फटाफट निकाल लो, कितना निकाला था हमने, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, हाइड्रोजन का 4 था, 2 था, sp3 आया था, sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए, छूट गया, लेफ्ट साइड सर। हाँ कर देता हूँ बेटा, कोई नहीं, इधर वाला, जी सर। ठीक है, और करूं, सर थोड़ा सा और, हाँ सर ठीक है, हो गया सर। अब देखो बेटा, अब मैंने CH4 एग्जांपल लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन पहले मन ही मन में सोच लो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे CH4 का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, अब सेंट्रल एटम उठाओ, सेंट्रल एटम है सपोज कार्बन। अब कार्बन जब सेंट्रल एटम है आपका, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, लिखो 6। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p2। हमें सिर्फ कौन सा शेल का इलेक्ट्रॉन यूज करना होता है बॉन्डिंग में और हाइब्रिडाइजेशन में, वैलेंस शेल सिलेक्ट कर लो, वैलेंस सेकंड नंबर वाला वैलेंस शेल है, शेल ले रहे हैं हम, वैलेंस शेल यूज किया।
अब वैलेंस शेल में देखो क्या सिचुएशन आ रही है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बॉन्ड कितने चाहिए बेटा कार्बन के साथ? हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। तो आपको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन गेट एक्साइट, कार्बन एक्साइटेड हो जाएगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा। सपोज जंप कर गया, लेकिन बॉन्डिंग अभी भी नहीं देनी है बेटा आपने। बॉन्डिंग से पहले एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस करना है और वो प्रोसेस करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। अब आप हाइब्रिडाइजेशन दो इसका। हाइब्रिडाइजेशन कैसे दोगे? आप बोलोगे ये एक s ऑर्बिटल, ये 1s, ये 2s और ये 3 जो है 1 2s और 3 2p ऑर्बिटल। क्योंकि हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चाहिए बेटा? ऊपर देखो, जो चाहिए वो वाले ऑर्बिटल उठा लो। मन ही मन में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया था। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया था? sp3। मतलब एक sp3। तो इसका मतलब ये है कि मिक्सिंग किसकी करनी है? एक s ऑर्बिटल की और 3 p ऑर्बिटल की। तो एक s 3 p, तो ये सारे उठा लेते हैं, इनकी मिक्सिंग करते हैं अपने। मिक्सिंग करेंगे तो 4 न्यू ऑर्बिटल बन गए। अब जो 4 न्यू ऑर्बिटल बने उस हर किसी का नाम होगा sp3। 4 न्यू ऑर्बिटल आ गए, उसके हर किसी का नाम है sp3 और सबके पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कार्बन का पिक्चर बन गया। अब कार्बन का पिक्चर बन गया तो अब कार्बन में अब क्या होगा कि हर एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल अब हाइड्रोजन के साथ आएगा। तो हाइड्रोजन कितने रखे हुए हैं देखो, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट फॉर बॉन्डिंग? 4। और हर किसी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है 1s में। यस सर। तो हर एक जो है ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड। पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में जब भी बनता है तो वो सिग्मा होता है और दोनों के हाफ फील्ड ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो सिग्मा कौन से वाले बनेंगे? कोवलेंट सिग्मा बनेंगे, कोवलेंट सिग्मा। तो इसका मतलब कार्बन के पास, अब इसका व्यू लेते हैं हम, इसका मतलब CH4 में कार्बन के साथ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो वो ऐसे अरेंज होंगे बेटा, देखो 1 2, 2 प्लेन में, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे 4। तो इस टाइप से कार्बन के पास CH4 में आपके पास, अब मुझे आंसर दो, CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 4 बने। और 4 के 4 कौन से वाले हैं? ऑल इक्वल शेयरिंग से बने हैं, कोवलेंट से बने हैं, ऑल कोवलेंट है। ओवरलैपिंग कौन सी होगी बेटा उनकी? अब देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ था? सर हेड टू हेड। हेड टू हेड में नाम देना है ना, हेड टू हेड तो है, सिग्मा है तो हेड टू हेड ही है, लेकिन नाम देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? ओवरलैपिंग बतानी है, sp3। कार्बन का कौन सा यूज हुआ है? हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुआ है, sp3। और हाइड्रोजन का कौन सा यूज हुआ है? s। तो ओवरलैपिंग एग्जामिनर पूछेगा तो आंसर क्या दोगे? sp3 sp3। और जब ये बेटा 4 बॉन्ड आपस में अरेंज होते हैं तो 4 बॉन्ड में हर एक के बीच ऑल एंगल आर एट 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, बट नॉट इन सेम प्लेन। तो सेम प्लेन में तो हो ही नहीं सकते ना। कैसे? अगर कार्बन सेम प्लेन में होता तो 4 बॉन्ड तो ऐसे बनते, सेम प्लेन में होते। तो अगर 4 बॉन्ड ऐसे बनते तो एंगल कितने डिग्री आना चाहिए था बेटा? 90 डिग्री। तो इस ये चीज क्लियर है कि 90 होता तब सेम प्लेन में होते। इसका मतलब 90, वो 90 है ही नहीं, वो कितने डिग्री आ रहा है? 128। इसका मतलब ये सेम प्लेन में नहीं है। तो 2 प्लेन के अंदर सेम है, जैसे ये वाला बॉन्ड और ये वाला, ये प्लेन में हो गए सेम प्लेन। ये जो हो गया अबो हो गया, और डैश डैश जो किया ये बिलो हो गया, लेकिन एंगल सबके बीच 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, 3D में चले जाते हैं, कि हाउ मेनी
109 degree 28 minute angle are present in CH4 molecule. How many 109 डिग्री, मतलब 109 डिग्री एंगल तो है, लेकिन ऐसे कितने एंगल बनेंगे? तो आपको बेटा 3D में सोचना पड़ेगा। आप कैसे सोचोगे? देखो 3D में ऐसे जरा विजुअलाइज करो कि सपोज ये आपका मॉलिक्यूल है 3D में, एक बॉन्ड आपका ऊपर की साइड है बोर्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, एक आपका राइट साइड में, एक अबोव द प्लेन जहां से आप पढ़ रहे हो, जैसे पेन ऊपर रख लूं, यहां पर ऐसे करके पेन रख दूं ऊपर की साइड, और एक नीचे की साइड है। अब सपोज स्टैंडर्ड पॉइंट बना लो आप, इस एच को स्टैंडर्ड पॉइंट बना लो। ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। और इसके साथ भी कितने डिग्री का बनाएगा? ऑल एंगल कितने डिग्री के हैं? 109 डिग्री के। और यही वाला इसके साथ भी कितने डिग्री का होगा ये एंगल? इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो आपको कॉपी में दिखता है वैसा कुछ ही नहीं था, ये 3D में बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये हाइड्रोजन कितने डिग्री, कितने एंगल बना चुका बेटा 109 डिग्री 8 के? 3 109 डिग्री 28 मिनट एंगल। अब इसको छोड़ दो, ब्लैक से लिखा है मैंने, एक दूसरा कोई सिलेक्ट करो। सपोज मैंने ग्रीन से सिलेक्ट कर दिया, ये वाला। अब ये हाइड्रोजन ऊपर वाले के साथ तो ले चुके ना इसका एंगल, तो ये हाइड्रोजन किस किस के साथ एंगल बनाएगा बेटा? कितने और एंगल बनाएगा ये वाला हाइड्रोजन? इसके लिए कितने हाइड्रोजन बच गए? और भाई इस हाइड्रोजन के लिए टोटल कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं इस हाइड्रोजन के लिए? सोचूं तो मैं तीन है ना, इसमें से एक तो बना चुके ना, ये वाला और ये वाला तो बन चुका। अब ये हाइड्रोजन किस किस के साथ बनाएगा? एक तो इसके साथ एंगल बनाएगा जो दिखेगा नहीं यहां पर आपको, देखोगे भी तो ये ग्रीन कलर वाला देखोगे तो ये, और ये दूसरा इसके साथ बनाएगा, ये पीछे भी बैक साइड में ये। तो ये हाइड्रोजन कितने डिग्री और एंगल बनाएगा आपके पास 109 डिग्री 28 मिनट के? टू और बन गए बेटा, देखो 2 109 डिग्री 28 मिनट। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन को उठाओ। सपोज नेक्स्ट हाइड्रोजन उठा रहा हूं मैं, रेड ही उठा लेता हूं, ये रेड कलर कर देता हूं मैं। अब इसका देखो कितने हाइड्रोजन के लिए अवेलेबिलिटी थी टोटल? 3 के लिए। कितनों के लिए हिसाब से ले चुके हो? कितनों के लिए इसको? 2 के लिए ले चुके ना। ऊपर रेड वाला रेड ब्लैक वाले के साथ हो चुका, ग्रीन वाले के साथ हो चुका। तो अब कितना एंगल और बनाएगा ये वाला? 1 कौन सा एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो, अब रह गया ये एच, एक लास्ट वाला येलो कलर में बना देता हूं मैं। ये इसके एंगल तो सबके साथ ले चुके ना अब तो सारे, क्योंकि पहले हो ही चुके, किसी के साथ ही नहीं होगा ये तो इसका मतलब आपके पास टोटल बॉन्ड कितने थे? दूसरा ट्रिक सीखो फिर। टोटल बॉन्ड कितना था बेटा आपके पास? अब मैं बॉन्ड पूछ रहा हूं, ध्यान देना, हर एक लेटर वर्ड पे ध्यान। बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड 4 हो तो जब आपको सॉल्यूशन निकालना हो, नंबर ऑफ एंगल तो 4 से नीचे वाला नंबर कौन सा होता है? क्योंकि 4 निकाल 3 + 2 + 1 कर दो तो कितना आएगा टोटल? 6। अब इधर देखो, इनका सम कर दो, 3 ये 2 ये 1 ये, कितने एंगल आए टोटल? 6। टोटल 6 एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट आर प्रेजेंट इन किसमें? CH4। तो कितना मॉलिक्यूल सिंपल दिख रहा था, और देखो कहां तक पहुंच गए हम। सिंपल क्वेश्चन करते करते एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है कहां तक पूछ सकता है आपके पास। ज्यादातर बच्चे 4 आंसर लगा के आते हैं इसमें। अगर वो पूछता कि हाउ मेनी, क्योंकि बॉन्ड नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है कि कितने एंगल बन सकते हैं 4 चीजों के बीच, सेंटर पॉइंट पर कितना एंगल बन सकता है। तो आंसर अब तो आप चाहे रट ही लेना, मीथेन में टोटल एंगल कितना बनेगा 100 डिग्री 28 मिनट का? 6। 4 नहीं देना बेटा, 6 देना है। अब सपोज आपको एक एंगल बनाते हैं, अब अपने बनाते हैं CO2 के लिए। सपोज
हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं, सारी चीजें निकालते हैं। CO2, CO2 वाले चलो मैं कल कराऊंगा तुम्हें, आज मैं यही सिंपल वाले और करूँ। जैसे मान लो आप H2O बनाओ, देखो H2O बनाएंगे तो बेटा क्या होगा H2O में, देखो H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम में कितना, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। वैलेंस शेल कौन सा आया, OH2 2p2। 2s2 2, वैलेंस सेल ये। तो वैलेंस सेल में देखो सोल्व करो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इसमें और 2 इसमें, कितना आया, 2, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना इसका, 8, 2 और आएगा, 4 आएगा। तो 1 2 इसमें, 4 इसमें, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास देखो ये आ गया H3O। बॉन्ड कितने बनाने हैं बेटा, 2। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया था, ये sp3 सोच लिया करो, sp3। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3। तो मिक्सिंग कर दो बेटा, बॉन्ड 2 ही अटैच करने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। तो क्या आया H2O, तो मैं कहूंगा मिक्सिंग करूंगा मैं, एक s ऑर्बिटल की और 2 p की, 3 p की। तो देखो मिक्सिंग में फुल फील्ड ऑर्बिटल भी यूज हो रहे हैं, हाफ फील्ड भी हो रहे हैं, और 4 न्यू ऑर्बिटल बन गए हमारे पास। हर किसी का नाम sp3 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 sp3। इलेक्ट्रॉन आगे 2 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं बेटा, देखो 2। 2 हाइड्रोजन रख दो, वो 2 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका मतलब अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो O के साथ 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और 2 लोन पेयर हैं, ये देखो sp3 ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या है बेटा, बता सकते हो मुझे अब आप, sp3 है। sp3। कोई डाउट तो नहीं है, कर लोगे अब ये ऐसे। अब मैं आपको ये बोल देता हूं कि H2O की बजाय H3O बताओ, उसकी स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग। H3O पॉजिटिव। तो कुछ नहीं बेटा, आप सोचो जरा कि H2O तो बना चुके ना आप, उसमें क्या ऐड हुआ होगा कि आपका H3O पॉजिटिव बना होगा, हाइड्रोनियम आयन बना होगा। H ऐड हो गया होगा। एक H नहीं, एक H पॉजिटिव ऐड हुआ होगा, एक H पॉजिटिव ऐड हुआ होगा, H2O प्लस H पॉजिटिव ऐड हुआ होगा। तो आपका स्ट्रक्चर तो बना हुआ है ना, ये देखो। इसका मतलब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें भी क्या पढ़ा था आपने, कोई चेंज नहीं आया था, sp3। तो ये वाली सीन तो यही रहा होगा ना ऑक्सीजन के केस में, कि 1 2 3 4 तीनों ऑर्बिटल sp3 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 sp3। अब क्या है कि तीनों sp3 है, तो इसके पास ये था, इसके पास ये था, इसके पास H पॉजिटिव, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब आपको अटैच करना है, तो देखो 2 हाइड्रोजन तो नॉर्मल थे, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, और एक हाइड्रोजन कैसा आ रहा है अटैच होने के लिए बेटा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ओवरलैपिंग तो करनी है ना उसने। तो देखो कौन से बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, लेकिन कौन से टाइप वाला सिग्मा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा शेयरिंग में, तो कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड बन गया, लेकिन होगा सिग्मा। तो होगा सिग्मा, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, O, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट वाला सिग्मा बॉन्ड। इससे क्या होगा, एक लोन पेयर है, H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दूसरा लोन पेयर नहीं दे सकता दूसरे H पॉजिटिव को बेटा, ये नहीं बन सकता। शायद कल भी बात की हो हमने, नहीं कल नहीं की होगी, दूसरी क्लास में था। ये देखो H3O पॉजिटिव बन गया, लेकिन H3O2 पॉजिटिव नहीं बन सकता। इवन इसके पास एक लोन पेयर है, ऐसा सोच सकते हो क्यों नहीं बन सकता अब ये H3O2 पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हाई चार्ज है। क्या चार्ज है, हाई, और हाई चार्ज है तो वेरी अनस्टेबल है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि H2O H3O पॉजिटिव में फिर एक H पॉजिटिव ऐड कर दूं, तो वो नहीं हो सकता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस स्पीसीज
कैन नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ भी? ऑक्सीजन 3 3, और 3 मैक्सिमम जो बना सकता है वो कौन कौन से होंगे? 2 कोवेलेंट सिग्मा, एक 1 कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। सिग्मा। तो इसीलिए हम बोलते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, कितना आंसर दूं? मैक्सिमम कोवेलेंसी मतलब मैक्सिमम नहीं, कोवेलेंसी का मतलब कोवेलेंसी का मतलब बॉन्ड है बेटा यार। मतलब तो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ ना। हाँ, नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंसी का मतलब बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा तो कितना आंसर दोगे बेटा? 3। मैक्सिमम कोवेलेंसी दोगे तो क्या आंसर दोगे? 3। और 3 में भी क्या स्पेसिफाई करो, 2 कौन से बॉन्ड? 2 कोवेलेंट बॉन्ड। और 1 कोऑर्डिनेट। 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट। तो अब इससे क्या क्लियर हुआ कि इससे ये चीज है कि ये मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 3। इसीलिए आप ये एक चीज पढ़ते हो कि ऑक्सीजन से ही नीचे वाला फैमिली मेंबर कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में? सल्फर। ऑक्सीजन से नीचे सल्फर होता है। तो SF6 इज एग्जिस्ट, अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था ये नाइट्रोजन वाला, इस पर मैं सल्फर ले रहा हूं। SF6 इज एग्जिस्ट बट OF6 इज नॉट। क्या आंसर दोगे? कहता है SF6 तो बनता है लेकिन OF6 नहीं बनता। तो 2 रीजन है बेटा। बिकॉज एक तो क्या है कि ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का है। तो सेकंड में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता। लेकिन सल्फर के पास आगे डी वैकेंट है, जैसे ऑक्सीजन के अंदर आपने किया था अभी, ऑक्सीजन में अभी किया था आपने, ऑक्सीजन में क्या किया था आपने? वैलेंस सेल कौन सा था? 1s2, 2s2 और 2p4, यही तो था। तो आगे इलेक्ट्रॉन आप जंप ही नहीं करवा सकते थे, आपका ये आया था। तो आपके पास यही था कि ज्यादा से ज्यादा 2 कोवलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था। लेकिन अगर सल्फर होगा तो सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अगर थर्ड शेल स्टार्ट हो गया तो डी भी तो आ जाएगा, थर्ड डी। डी के अंदर 0 वैकेंसी है, तो ये वैलेंस सेल हो गया पूरा। जो शेल नंबर होता है उतने ही आपके, इसका मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 1 2 3 4, और डी सारा का सारा क्या रखा हुआ है बेटा आपका? खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप कर सकते हैं इधर, लेकिन ये जंप तभी करेंगे जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर के पास आएगा। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि भाई यहां पर जो है SF6 वाले केस में क्या लिख सकते हो आप कि इन द प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital and high electronegative atom, electron can excite and to form maximum 6 unpaired इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बॉन्ड कैन फॉर्म 6 बॉन्ड। तो आप 6 बॉन्ड बना सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए। लेकिन ऐसा किस में पॉसिबल नहीं है बेटा? ऐसा किस में पॉसिबल नहीं होगा? OF6 में। क्यों? ऑक्सीजन के पास क्यों नहीं है OF6 नॉट? बिकॉज yes, because oxygen does not contain d orbital, vacant vacant d orbital,
vacant d orbital in valence shell. So it can't exceed its unpaired electron. क्लियर बेटा? किसी को डाउट हो तो? SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो वैकेंट ऑर्बिटल है और वैकेंट ऑर्बिटल में एक्साइट करने के लिए उसके पास फ्लोरीन एटम है, बट OF6 इज नॉट। क्लियर? अब यहीं पर देखो बेटा, अब अगर आपने इस बात को समझाया तो ये चीज और देख लो, नॉट SF6 is exist, but SH6 is not. Even both contain vacant d orbital, vacant 3d orbital. इस क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है? ऊपर छुपा हुआ है इसका आंसर जो मैंने ऊपर बताया। SF6 तो बनता है। सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हाँ बिकॉज हाँ बोलो बेटा, बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। हाँ, बिकॉज हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो सल्फर के इलेक्ट्रॉनों को जंप नहीं करवा सकता। वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन क्या नहीं करवा सकता? ये हाइड्रोजन जंप नहीं करा सकता। तो SF6 एग्जिस्ट, बट SH6 कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं पढ़ा होगा। SH6 is not even both contain vacant d orbital because in SH6 less electronegative atom cannot help excitation of sulfur electron in 3d orbital. क्लियर बेटा? सब क्लियर हो गया? तो देखो SF6, SH6, OF6, OF2 में कौन कौन सी एग्जिस्ट करेंगी बताओ जरा? SF2 कौन कौन एग्जिस्ट करेगा बताओ? SF6 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। 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 SH6 करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। नो ठीक है। सर, OF6 करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। OF2 करेगा नहीं करेगा? करेगा। यस सर। SF2 करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा सर। तो दोनों चीजें देखनी है कि भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं है, तब तो एक्सीड कर पाएगा। एक्सीड करने के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 या 3 से ज्यादा हो, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे हो, तभी वो जंप कर सकता है। तो ये बेटा, ये हमारा है कि हम मतलब बॉन्ड बता सकते हैं कौन कौन से बनेंगे, और ओवरलैपिंग भी बता सकते हैं हम कौन कौन सी रहेगी। क्लियर बेटा? नाउ बिफोर माई लिविंग, हैव यू एनी डाउट टू एनीबडी? सर ये पूछना था, जो नोट्स हैं पुराने चैप्टर के वो कब मिलेंगे? पुराने चैप्टर के नोट्स मतलब सेकंड चैप्टर के। वहाँ अवेलेबल नहीं है अभी? बुकलेट नहीं मिला आपको उसमें से? नहीं सर, अभी बुकलेट नहीं मिला। आप उनसे बात करो, हर्ष सर से या मधु मैडम से, वो बता देंगे आपको, है ना? क्योंकि वो डाउनलोड कर देंगे, उसमें अवेलेबल होगा। वो बस आपको लिंक देखना होगा कहाँ अवेलेबल तो है। ओके। और थर्ड चैप्टर की भी नहीं आया अभी? आज हाँ ये भी start हुआ है। ये भी बोल देना। आज मैंने उनको लिख दिया है वैसे, लेकिन बोल देना कि सेकंड का भी नहीं आया, थर्ड का भी डाल दो। हाँ सर, मैं बता दूंगी। कोई लेफ्ट करना, हाँ, अभी मैं हाँ। सारी बातें बता दूंगी। ठीक है मधु मैडम, इनसे आप बात कर लेना ना, जो चैप्टर नए जी। स्टार्ट होंगे कहाँ मिलेंगे। ओके सर। ओके। सर हाँ सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। एक चीज पूछना था सर। हाँ सर, जो ओवरलैपिंग आप sp3 और s बताए थे सर, ऐसे तो हमेशा फर्स्ट ओवरलैपिंग हाइब्रिड और वाइटल ही होगा। हाँ, बेस्ट ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल का। हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। बाकी Yes, sir. क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा, और स्पेशली वो बच्चे जरूर प्रैक्टिस करो जो डीपीपी नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा, पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई करो। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीपीपी शेयर नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम अपने मन के मुताबिक करते हैं, तो उसका फायदा ही नहीं है कोई।
तो मैं कईयों के नाम देख रहा हूँ, उनका डीपीपी नहीं आ रहा है। मैं ना लिस्ट निकाल के बच्चों को वहीं उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगा, फिर मत करना बेइज्जती मार दी हमारी। मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगा ऑन द यहीं पे, और मैं जो है उनसे टॉक करूंगा मैं, फिर जो बच्चे डीपीपी नहीं कर रहे हैं। इसलिए डीपीपी जो है लगाना स्टार्ट कर दो। ये साल पूरा ऐसे जाना है बेटा, कोई चांसेस नहीं है अभी दिसंबर तक। तो ये ऑफलाइन के इंतजार में बैठे हैं हम, और जब तक सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो पढ़ना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बेस्ट, एक ही लाइन में एक बात कह रहा हूं, अगर जिंदगी में ऑफिसर बनना है तो बेस्ट ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। बेस्ट ट्रेनिंग का मतलब है शरीर को पूरा लगा दो, तभी बनोगे ऑफिसर। ऐसे मजाक मजाक में कोई नहीं बनता है। फेल ज्यादा होते हैं लोग, पास कम होते हैं। जो मेहनत करता है वही निकलेगा आगे, कोई शॉर्टकट नहीं। तो जो लोग डीपीपी नहीं जमा कर रहे हैं वो दोबारा सुन लो। मैं 1 to 1 4-5 स्टूडेंट के पेरेंट्स को, चाहे मेरा 10 मिनट खराब होगा चैप्टर में, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पेरेंट्स से बात करूंगा मैं उनसे, और उनको नंबर दूंगा पर्सनली मैं कि दोबारा बात करना मेरे साथ। फिर आप चाहोगे कि हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, जब तक ये बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा तो कौन इसको लड़ना सिखाएगा? कोई बंदूक पकड़ना बंदूक हाथ में पकड़ा सकता है, इनको चलाना थोड़ी सिखाएगा कोई। वो तो खुद चलानी होगी, उठना बैठना खुद पड़ेगा इसने। पढ़ेगा नहीं तो फिर वो कुछ नहीं होगा उसका। तो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, याद रखना। मैं